हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे नए चैनल में डीएससी क्लासेस। तो आज हम क्लास 10th चैप्टर 1 के हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आशा है आपको समझ आएगा, इसके लिए आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। यानी कि नीचे दी गई अभिक्रिया जो हो रही है उसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे 2PbO और ब्रैकेट में S का मतलब होता है सॉलिड प्लस C भी किस रूप में है, S के रूप में, एरो है। फिर यहाँ पे दिखा है 2PdS प्लस CO2G। तो देखिए इसके बारे में हमें कथन बताने की कौन सा सही है। तो देखिए ऑप्शन हमें मिल रखा है ए, जिसमें लिखा है सीसा अपचयित हो रहा है। बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। और हमारा सी ऑप्शन है कार्बन उपचयित हो रहा है। उसके बाद डी ऑप्शन है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए नीचे और ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है कि ए एवं बी दोनों सही है, दूसरा है ए एवं सी दोनों सही है, या तीसरा है ए बी एवं सी तीनों सही है, और चौथा है कि सभी सही है। तो इसका सही उत्तर है उत्तर एक, ए एवं बी, यानी कि ए और जो बी है वो सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 में देखते हैं, FeT2O3 प्लस 2Al बराबर है Al2O3 प्लस 2Fe। इसका मतलब O है, आप ज़ीरो ना समझें। Al2O3 प्लस 2Fe, इसके बारे में भी हमें बताना है। तो देखिए क्या दिया गया है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। यानी कि हमें बताना है कि अभिक्रिया है किस प्रकार की। तो देखते हैं पहले यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखा है संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद यहाँ पे दे रखा है वियोजन अभिक्रिया, डी ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका उत्तर है विस्थापन अभिक्रिया, उत्तर 2, यानी विस्थापन अभिक्रिया एक विस्थापन अभिक्रिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। तो यहाँ पे दे रखा है प्रश्न 3, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। यानी कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल हम जब डालेंगे तो क्या होगा। सही उत्तर पर निशान लगाइए। इसमें भी हमें करेक्ट आंसर पर टिक करना है। तो पहले देखते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, सी है कोई अभिक्रिया नहीं होती, और डी है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसका आंसर है ए, हाइड्रोजन एवं गैस आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 4। तो यहाँ पे लिखा है प्रश्न नंबर 4 में कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। यानी जो बैलेंसिंग आपने पढ़ा होगा तो वही हमसे पूछा जा रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, हमें ये दोनों चीज़ें बतानी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर यानी LHS तथा दाईं ओर RHS बराबर होती है, यानी कि RHS बराबर होता है LHS के, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात अभिकारकों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या उत्पादों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए। यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट यानी उत्पाद जो है वो अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होना जरूरी है। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। ठीक है,
उसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान अतः रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान के संरक्षण का नियम पालन होता है। आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, आशा है आपको याद होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब होता है कि द्रव्यमान को ना ही हम बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है यानी निर्माण, यानी द्रव्यमान को ना ही हम बना सकते हैं ना ही इसका विनाश कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 5 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 5 में लिखा गया है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए, यानी कि हमें यहाँ पे संतुलन करना है किसका, रासायनिक समीकरणों का। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला है ए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनता है, यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग, यानी कि जब ये दोनों मिलते हैं अभिक्रिया करते हैं तो अमोनिया बनता है। ठीक है, उसके बाद बी है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन यानी जलता है तो जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड भी बनाता है। ठीक है, उसके बाद डी है पोटेशियम धातु सी है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। ठीक है, उसके बाद बी है हमारा पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो अब हम इनके उत्तर भी देखेंगे। तो देखिए, पहले का उत्तर है 3H2 जो कि है गैस फॉर्म में, उसके बाद N2 मतलब 3H2 जो गैस फॉर्म में है प्लस N2 ये भी गैस फॉर्म में। एक एरो का मतलब होता है ये प्रोडक्ट, यहाँ पे हमारे अभिकारक हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट यानी उत्पाद क्या, ये दोनों मिलके उत्पाद क्या बनाते हैं 2NH3 जो कि है गैस फॉर्म में। ठीक है, तो अब देखते हैं बी का आंसर। तो यहाँ पे 2H2S जो कि है ये है गैस फॉर्म में, उसके बाद प्लस 3O2 ये भी है गैस फॉर्म में, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है 2H2O जो कि है लिक्विड फॉर्म में प्लस 2SO2 जो कि है गैस फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा बी का आंसर। अब सी का आंसर भी देखते हैं 3BaCl2 जो कि है AQ के फॉर्म में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जलीय विलयन, प्लस Al2SO4 ब्रैकेट बंद 3AQ फॉर्म में ये भी है। तो ये क्या बनाता है प्रोडक्ट में हमारा 2AlCl3 ये AQ के फॉर्म में है, प्लस 3BaSO4 जो कि है सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद डी देखते हैं 2KS+2H2O जो कि है लिक्विड फॉर्म में, और ये है हमारा सॉलिड फॉर्म में। ये क्या प्रोडक्ट बनाता है 2KOH+H2G यानी ये जो है ये G फॉर्म में है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, हमें यहाँ पे संतुलित करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि HNO3 प्लस Ca ब्रैकेट में OH ब्रैकेट के बाहर 2, उसके बाद Ca ब्रैकेट में NO3 ब्रैकेट बंद 2 प्लस H2O। आइए अब हम एक आंसर देखते हैं। तो एक आंसर है 2HNO3। 2 इसके आगे क्यों लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो N है उसकी संख्या 3 थी, तो फिर इधर भी N की संख्या 3 है। ये तो मैच है, बराबर है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। तो हाइड्रोजन की संख्या बोल तो क्या डायरेक्ट, ये सारे आंसर है इसके। देखिए इसके आंसर आपको नीचे दे रखे हैं,
पर ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे देना चाहता हूँ। ये है हमारा होमवर्क, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में बताना। और चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, ये मिलके ये बनाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ये एरो दे रखा है, यानी कि ये प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, ये हमारा प्रोडक्ट बनाते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ठीक है। उसके बाद डी है हमारा बैरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, ये हमारा बैरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड बनाते हैं। अब इनके उत्तर भी देख लेते हैं। तो देखिए, आपको आंसर बहुत ध्यान से देखना है, बिल्कुल गलती नहीं करनी है। तो देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण के उत्तर है ये। ए का उत्तर है Ca ब्रैकेट में OH ब्रैकेट के बाहर 2, ये AQ के फॉर्म में है। उसके बाद CO2 गैस के फॉर्म में, ये बराबर किसके होगा, CaCO3 सॉलिड फॉर्म में प्लस H2O, ठीक है, पहले का आंसर। अब दूसरे का आंसर देखते हैं। Zn सॉलिड फॉर्म में प्लस 2AgNO3 AQ के फॉर्म में। उसके बाद ये प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, Zn ब्रैकेट में NO3 ब्रैकेट बंद फिर 2, ये AQ के फॉर्म में है प्लस 2Ag जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद सी क्वेश्चन का आंसर है 2Al ब्रैकेट में S यानी कि ये सॉलिड फॉर्म में है प्लस 3CuCl2 ये AQ के फॉर्म में। ये क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, 2Al और Cl3 ये AQ के फॉर्म में है प्लस 3Cu जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद हमारा डी का भी आंसर देख लेते हैं। आप फटाफट आंसर उतारते जाइए। डी का आंसर है BaCl2 ब्रैकेट के अंदर AQ प्लस, AQ का मतलब होता है कि जलीय विलयन, प्लस K2SO4 भी AQ के फॉर्म में है। तो उसके बाद ये क्या बनता है, BaSO4 इसका प्रोडक्ट जो कि सॉलिड फॉर्म में प्लस 2KCl AQ, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी AQ और सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब 8th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए 8th क्वेश्चन भी अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली, तो पूरे वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि 9th क्लास में तो क्वेश्चन बहुत कम होते थे, परंतु 10th में बढ़ गए हैं। तो देखिए प्रश्न 8, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताएं। तो हमें इसके प्रकार बताने हैं अभिक्रिया के, और रासायनिक समीकरण भी लिखना है। तो ए देखते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड AQ के फॉर्म में प्लस बैरियम आयोडाइड जो कि AQ के फॉर्म में। ये क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड AQ प्लस बैरियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब भी ए का आंसर हम डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसका आंसर है 2KBr प्लस BaI2, उसके बाद 2KI AQ के फॉर्म में प्लस BaBr। यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। द्विविस्थापन आपने इंट्रोडक्शन वाले में पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो इंट्रोडक्शन का पार्ट जरूर देख लें। तो अब बी का आंसर हम देखते हैं। पहले बी क्वेश्चन देखते हैं। बी क्वेश्चन क्या है, जिंक कार्बोनेट का है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ZnCO3 बराबर हो जाएगा ZnO प्लस CO2। ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है अगर कोई अभिकारक है उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ये भी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में करवाया था। अगर आपको नहीं याद है तो आप फिर से इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सी का आंसर। तो देखिए सी, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर है हाइड्रोजन क्लोराइड के। तो H2 प्लस Cl2 2HCl, यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया हमने बताया, वो भी आप पढ़ लें।
अब डी देखते हैं, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड AQ प्लस हाइड्रोजन। तो देखते हैं Mg+2HCl ये बराबर होगा MgCl2 प्लस H2। यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि ये जो है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ होता है? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में बताना है कि इसका मतलब होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंग्लिश में, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा उत्सर्जन को ए संकेत द्वारा उत्पाद की ओर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल भी हम इसका देख लेते हैं। C+O2 बराबर है CO2 प्लस A। ठीक है, अब हम देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं, जिसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए CaCO अपघटन एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा अवशोषित होती है। अभिक्रिया इस प्रकार है, एक बार इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। CaCO3 प्लस करेंगे इसमें, तो Ca को प्लस करेंगे, CaO प्लस CO2, जहाँ इस ए का यानी कि इस बॉक्स का क्या मतलब है? हमारा ऊष्मा ऊर्जा, यानी कि ऊष्मा की जो ऊर्जा होती है यानी कि एनर्जी, उसका मतलब है। CaCO3 को चूना कहते हैं, चूना पत्थर, और CaO प्लस CO2 ये क्या हो गया? बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसे साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10। तो देखिए, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? यानी कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? तो आप तो जानते ही होंगे कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि हम उसमें, आइए देखते हैं क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको ऐसे नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दो कारणों से कहा जाता है। यानी कि दो कारण है कि श्वसन को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर CO और जल बनाता है। यानी जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर लेता है, मिलकर क्या बनाता है? CO और जल बना देता है। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं। दूसरा कारण भी देख लेते हैं। दूसरा कारण है, इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अभिक्रिया इस प्रकार होती है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। C6 और H12O6 ये AQ के फॉर्म में है, प्लस 6O2 ये भी AQ के फॉर्म में है। उसके बाद ये अभिक्रिया करके प्रोडक्ट क्या बनाती है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा ऊर्जा। ठीक है, अब 11 क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। यानी कि बोला गया है कि जो वियोजन अभिक्रिया है उसे संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों बोला जाता है, क्यों कहा जाता है, हम इसको विपरीत क्यों कहते हैं, और इसका साथ में समीकरण भी लिखना है। तो आइए अपने प्रश्न का उत्तर करते हैं। वियोजन अभिक्रिया में कोई अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में विघटित हो जाता है। उदाहरण के लिए 2FeSO4 बराबर हो जाता है किसके? ऊष्मा जब इसको मिलती है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, उसके बाद संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। H2 तथा O2 संयोग कर जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद 2H2 प्लस O2
क्या बनाते हैं, 2H2O। उसके बाद अर्थात दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। ये हमने पढ़ा है कि जो दो अभिकारक होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसके गुण भी अलग होते हैं। ठीक है। उसका 12th क्वेश्चन है हमारा, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। यानी कि हमें उन वियोजन अभिक्रिया के एक एक समीकरण लिखने हैं जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत यानी बिजली में ऊर्जा प्रदान की जाती है। बिजली के रूप में इन सभी के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो देखते हैं, तो करना स्टार्ट करते हैं। ए, आप ध्यान से देखिएगा, उसे 2Pb n ब्रैकेट में NO3 ब्रैकेट के बाहर 2, इसका मतलब होता है लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट, इसको जब तापमान मिलता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, देखिए 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 यानी लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है। उसके बाद बी पे बढ़ते हैं, प्रकाश के द्वारा वियोजन 2AgBr, जब इसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो ये 2Ag प्लस Br2 हो जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर सी, विद्युत द्वारा वियोजन 2H2O, जिसे अम्लीकृत जल कहते हैं, इसको विद्युत जब मिलेगा 2H2 प्लस O2 यानी कि एनोड पर तथा कैथोड पर। 2H2 को एनोड कहते हैं तथा O2 को कैथोड, सॉरी यानी कि 2H2 यानी एनोड पर, ये हमने एक डायग्राम में आपको दिखाया तो वहाँ पे एनोड पर तथा कैथोड पर भी लिखा हुआ था। ठीक है। आइए अब 13 क्वेश्चन भी करते हैं। तो 13 में पूछा गया विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, यानी हमें इसमें डिफरेंस बताना है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखने हैं। पहले हमें इसके अंदर अंतर बनाना है, फिर हमें इसका समीकरण लिखना है। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल भी है, जैसे Zn प्लस CuCl2, ये किस में चेंज हो जाता है, ZnCl2 प्लस Cu, यानी कि Zn ने क्या किया, Zn ने Cu को हटा दिया, क्योंकि Zn यानी जिंक जो होता है Cu यानी कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए Zn जिंक यहाँ पे आ गया, जिंक यहाँ पे आ गया, और जो Cu था यहाँ पे Cl के साथ था लेकिन ये यहाँ पे चला गया। ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि आयनों का आदान प्रदान होता है, ये भी हम समझते हैं। इसका एक उदाहरण भी है, जैसे AB प्लस CD बराबर है AC प्लस BD। ठीक है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है इस प्रकार से, NaOH प्लस HCl बराबर होगा NaCl प्लस H2O। अब हमारा 14 प्रश्न देखते हैं, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। हमें अभिक्रिया लिखनी है, तो आइए लिखते हैं, Cu प्लस 2AgNO3, 2AgNO3 का कौन सा पार्ट है, तीसरा पार्ट, यानी 3 तरह के होते हैं तो इसमें तीसरा है। ठीक है। ये क्या प्रोडक्ट बनाता है, Cu ब्रैकेट में NO3 ब्रैकेट के बाहर 2 प्लस 2Ag। ठीक है, हमने समीकरण लिख दिया। उसके बाद अब 15 क्वेश्चन भी देखते हैं, अवशोषण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए, अवशोषण अभिक्रिया से हम क्या समझते हैं, अवशोषण अभिक्रिया से हम क्या समझते हैं, हमें उदाहरण देकर समझाना है। तो देखिए, इसका उत्तर है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है जो विलयन से पृथक हो जाता है। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण है इसका, AgNO3 प्लस NaCl बराबर होगा AgCl जो सफ़ेद अवक्षेप होता है प्लस NaNO3। देखिए, AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है, NaCl को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, AgCl को सिल्वर क्लोराइड कहा जाता है और NaNO3 को सोडियम नाइट्रेट कहा जाता है। इन सभी तत्वों का नाम जल्द से जल्द हमारे चैनल पे
भेज दिए जाएंगे, तो आप उसे भी देख लीजिए, जिससे आपको कोई भी प्रश्न करने में आसानी होगी। तो 16 क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। तो पहला है उपचयन। उपचयन क्या होता है? दूसरा है अपचयन। तो आइए इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, साथ में बताएंगे कि उपचयन और अपचयन क्या होता है। तो पहले देखेंगे उपचयन, यानी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। यानी कि ऑक्सीकरण का योग, ऑक्सीजन का जुड़ना, और ह्रास ऑक्सीकरण या अपचयन। देखिए, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो इसमें बताया गया है कि ऑक्सीकरण का योग, हाइड्रोजन का ह्रास, यानी हाइड्रोजन जो होता है उसकी कमी, उसको घटा दिया जाता है और ऑक्सीजन बढ़ जाता है, तो उसे उपचयन कहते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। CuO प्लस H2, इसको जब तापमान देंगे तो Cu प्लस H2O, ठीक है, ये ऐसे बन जाता है। तो यहाँ पे अपचयन, ऑक्सीजन का ह्रास, यहाँ पे अपचयन हो रहा है जहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास किया जा रहा है। यहाँ CuO में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचयित हुआ। अब हम बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। तो एक बार 17वां प्रश्न जल्दी से देखते हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व को X एवं काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो ये देखते हैं, यह चमकदार, इसका उत्तर देखते हैं। यह चमकदार तत्व X कॉपर धातु Cu है। जब इसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह उपचयित होकर काले रंग की कॉपर 2 ऑक्साइड CuO बनाती है। अभिक्रिया इस प्रकार होती है, इसकी अभिक्रिया भी देखते हैं। 2Cu प्लस O2, इसको जब हम तापमान देंगे तो 2CuO हो जाएगा, यानी भूरे रंग से इसका रंग हो जाएगा कॉपर 2 ऑक्साइड, काला रंग। ठीक है, अब क्वेश्चन 18 भी देखते हैं। 18वें प्रश्न में है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? हम लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं? ताकि उनमें जंग ना लगे। लेकिन इसे अच्छे समझने के लिए आइए उत्तर करते हैं। लोहे की वस्तु हवा एवं आर्द्रता के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है, अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी, आर्द्रता के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहती, जिसके कारण संक्षारण जंग लगना नहीं हो पाता। इस तरह लोहा पेंट करने पर क्षतिग्रस्त नहीं होता। यानी कि हम पेंट इसलिए करते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे और लोहा हमारा ख़राब ना हो। आपने देखा होगा आपके घर के दरवाजे पर इत्यादि चीज़ों पर पेंट लगा होगा, और उस पर ग्रीसिंग ऑयलिंग भी कर देते हैं ताकि जो है नमी ना लगे और हमारा लोहा ख़राब ना हो। तो आइए अब 19वां क्वेश्चन देखते हैं। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? यानी कि तेल जो है और वसा युक्त खाद्य पदार्थ नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों हो जाता है? इसका उत्तर देखते हैं। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों का गंध एवं स्वाद उपचयित होने के कारण बदल जाता है। नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयित ऑक्सीकृत होने से बचाता है। अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों की विक्री गंधिता नहीं हो पाती। इस तरह वसायुक्त पदार्थ जैसे चिप्स खराब नहीं होते। ठीक है, तो आपको मैं 20वां जो प्रश्न है मैं वो आपको क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो वो आप स्वयं ही करें। तो आप यहाँ अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ से देख लेना। ठीक है, यहाँ पे आंसर है पूरा, आप ध्यान से देख लेना, नहीं तो आप स्वयं भी कर लेना। आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट शेयर भी करें। अगर आपको किसी प्रश्न में दिक्कत आ रही है तो वो भी हमें आप बता सकते हैं। और इस चैनल पे आपको सैम्पल पेपर तथा बहुत सारे नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बढ़ाएं। हम न्यू क्रिएटर हैं इसलिए हमें फुल सपोर्ट करें।
आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।